दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, जब कहीं कोई विकास या सौंदर्यीकरण की बात होती है तो वहाँ पर बेरोजगारी का भी मसला सामने आ जाता है। जैसे कि आजकल रामपुर में एक बेरोजगारी का मसला नया सिर उठाने लगा है। कुछ दिनों पहले नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उन्होंने किले के बारे में काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री को बताया, उनको अवगत कराया कि क्या क्या समस्याएं थी किले के साथ में और क्या क्या रही थी, किस तरह किले को धराशायी करने का प्रोग्राम था, उसकी खूबसूरती को नेस्त नाबूद किया जा रहा है, लगातार किस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने वहाँ पर। और उसके अंदर किले में स्थित जो विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी है उसका अस्तित्व भी किस तरह से ख़तरे में है। रज़ा लाइब्रेरी के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि रज़ा लाइब्रेरी का क्या महत्व है और क्या स्थान है। प्रधानमंत्री ने कई बार इस लाइब्रेरी की खिदमत हासिल की हैं और जब विदेशी दौरों पर वो गए हैं तो उन्होंने यहाँ से नायाब किताबों के नुस्खे ले करके वहाँ के लोगों को गिफ्ट किए हैं जा करके। इसलिए अब रज़ा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया है, खुद उन्होंने इसके लिए इंटरेस्ट लिया है, दिलचस्पी दिखाई है और संस्कृति मंत्रालय को डायरेक्शन दी है। जब संस्कृति मंत्रालय को डायरेक्शन दी है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्युत्तर विभाग एक्टिव हुआ, और प्रत्युत्तर विभाग जब एक्टिव हुआ तो शासन और प्रशासन एक्टिव हो गया। और इसी को लेकर के जो किला परिसर के आसपास लगभग 65 दुकानें हैं जिनसे 65 परिवार पलते हैं, तो उनकी रोजी रोटी का मसला भी सामने आ गया, जिसमें उनमें बेचैनी है और बड़ी बेकरारी है। और लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह से ये होगा तो हम लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। और इसी को लेकर के व्यापार मंडल के साथ में व्यापारियों ने जो फिलहाल के जो अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी जो हैं, उनके साथ में मीटिंग की है, भरोसा दिलाया है कि अपने जो भी जायज़ आपके पास में पत्र हैं, जो आपके पास में कागज़ हैं, वो लेकर आइए और आपकी पूरी मदद की जाएगी। देखिए, ये रिपोर्ट जो व्यापारियों के बीच में अधिशासी अधिकारी के साथ में प्रशासनिक अधिकारी के साथ में जो हुई है, बातचीत हुई है, उस पर आधारित ये रिपोर्ट। संवाद के माध्यम से हल निकाला जाए, व्यापार न उजाड़ा जाए। मैं आपको बिल्कुल इस मन की तरफ से नहीं होगा कि जो है आपसे जबरदस्ती की है। और मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं इससे पूर्व भी योजनाओं में काम कर चुका हूं, मेरे पास अनुभव है। कोई भी परियोजना सफल तभी हो सकती है जिसमें जनता का सहयोग। तो इसका हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इसका हल निकालेंगे। जैसे अभी परिकल्पना की बात शर्मा जी ने की, मैं आपको बताऊं, इसकी बीसी हुई थी 5 दिन पूर्व। जैसे बीसी हुई, बीसी में भारत सरकार की एक टीम आई थी यहाँ पे। तो एक बीसी में वहां के पदाधिकारी जो है, डायरेक्टर हैं इसके, एएसआई जो पुरातत्व विभाग के, तो उन्होंने ये कहा बीसी में कि जो है उस रजा लाइब्रेरी का जो कैंपस है, तो कैंपस के जो है जो मेन दरवाजा जहां से हम लोग एंट्री करें, तो वो एंट्री पे अतिक्रमण ना, और एंट्री करते समय एक ऐसा लगे कि हम जो है उस लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। तो फीलिंग आनी चाहिए, हाँ हमें जैसे नहीं हम ये फला जगह आने वाली है, जैसे हम रामपुर में एंट्री करते लगने लगता है कि हम रामपुर में आने वाले हैं। तो ऐसी फीलिंग्स पर्यटन जब डेवलप होगा, पर्यटक आएंगे तो उनको लगे कि हाँ हम उसकी तरफ इंटर कर रहे हैं। तो बस इसीलिए कहा गया कि इसके जो है इस तरह जो इंटर पॉइंट पे अतिक्रमण हो, जो दिखाई देने लगे, तो उसको आपको हटवाना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग आएंगे, वो खुद ही बताएंगे कि कौन सा अतिक्रमण हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा। तो हमें बेहतर, हम लोगों ने जो निरीक्षण किया, तो अच्छा ये भी बात रखी कि जो एंट्री पॉइंट पे उसका जो है वॉल पेंटिंग होनी चाहिए। और भी काफी बिंदु हैं, रोडों के बिंदु हैं अतिक्रमण के, मतलब जहाँ से जो एंट्री करेंगे कि वो लाइब्रेरी के लिए कहाँ से हम, जैसे मेन मेन जगह हैं, जैसे मुरादाबाद से इधर आएंगे वहां पे होल्डिंग होनी चाहिए, डायरेक्शन के लिए कुछ एलईडी लगे, तो इस तरह की कई बातें हैं इसमें। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो है वहां पे एंट्री पॉइंट की वजह से वो आ रही दुकानें, और दुकानों के संबंध में आप लोगों ने हमें केवल एक पहनावा किसी ने दिखाया, और वो भी पहनावा नजूल भूमि की था, भूमिका जो है उससे संबंधित था। देखिए, मैं राजस्व विभाग से भी जुड़ा हूँ, आपको मालूम होगा, मैं मेरा पद डिप्टी कलेक्टर है, तो मुझे जमीन की भी जानकारी थी। तो एक पहनावा जब आपने दिखाया वो फ्री होल्ड पहनावा था,
हम ये कह रहे हैं आप कम से कम जो 5 तारीख हमारी टीम आने वाली है, आज 3 हुई, मैं जबरदस्ती कौन से हटाने दुकानें जा रहा हूँ? भाई जब हमें क्रमबद्ध डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम भी टीम को बताएंगे भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी आप जब देंगे तो हम उसका परीक्षण कराएंगे लीगल एडवाइजर से, हम भी अभिलेख देखेंगे भाई उसका बैनामा है, जो एक किसी ने दिखाया था, रजिस्टर्ड बैनामा था। हाँ आप बताते हैं। तो वो बैनामा जब हम ये पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम कहेंगे इनको कौन सी प्रक्रिया के तहत शिफ्ट किया जाए, और शिफ्ट के होने के लिए 2-3 विकल्प यहाँ पे तलाशे जा चुके हैं। प्रयास करेंगे कि उनमें भी कोई विधिक बाधा ना आए, पता लगे हमने उठा के वहां रख भी दिया, ये कई बात करेंगे हटाया नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि बापू माल में जो टैक्सी स्टैंड है, जिसमें पहले नगर पालिका का वर्कशॉप था, वहां शिफ्ट किया जाए। एक तहसील के पीछे भी जो है वो दुकानें जो व्हाइट कलर की बनी है, उसमें 2-1 दुकानें 3 दुकानें हटा के उनको पीछे देके उसमें एक गेट बना दिया जाए, वहां से लाइन से बना दी जाए इतनी दुकानें। इसके बाद एक हमने और विकल्प, इधर एक जमीन 1-2 और है नगर पालिका की, तो उसमें भी मतलब 3 विकल्प हैं। तो इन विकल्पों पे विचार होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपको कैसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हम एरिया बढ़ा देंगे जमीन का, प्रॉपर दुकान में जैसे लीगल एक स्टैंडर्ड मानक होता है दुकान का, उस तरह हम लोग देंगे। तो काफी, जब आपसे अभी केवल शुरुआत है ना इसमें, भाई काफी चीजें देखें, आपका व्यापार भी ना उजड़े, आपको ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए इससे अच्छा व्यापार चले। तो हमारा बस ये मकसद है, आप एक बार हमें कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी प्रपत्र देंगे, तो हम कम से कम अपनी बात रख सकेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स की वैधानिकता कितनी प्रभावी है। सारे प्रपत्र आपके अधिकारियों को एक एक दुकानदार के दिए हुए हैं पहले से। जी हुमायूं साहब को सब पता है, बुला लीजिए। एक अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा, और चूंकि ये बात केवल आप तक सीमित रह जाएगी, तो मैं आपसे ये आग्रह भी करूंगा कि जब भी इस संबंध में बातचीत हो, चाहे केंद्र सरकार के लोग आए, चाहे यहाँ पे कोई आपकी समिति बने जो इसका अध्ययन और परीक्षण करे, उसमें आप हमें सम्मिलित जरूर रखिए। आपको बड़ा सहयोग और समर्थन भी मिलेगा और जानकारियां भी मिलेगी। संयोग से हम लोग 3 पीढ़ी से यही रामपुर में रहते, मेरा जन्म रामपुर में हुआ है, और आपका स्वागत हमने आज किया कि आप रामपुर की भूमि पर नगर पालिका परिषद रामपुर में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तैनाती आपकी हुई है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो जितनी बातें हमें जानकारी है, बहुत सी बातें आप तक जो है वो ये जो स्थिति है यहाँ पर दुकानदारों की, तो आप मूल रूप में जहां भी बात रखें, आप हमसे रखवाएं, तब वो पहला आरंभिक चरण ये लेकर रखें कि इनको शिफ्टिंग किए बिना कैसे सौंदर्यीकरण होगा। ये दुकानदार वहीं दुकान रखेंगे और ये वहीं अपना व्यापार चलाएंगे। इसको कंसिडर करके आप आगे का विचार रखें। और ये कोई जिद या मतलब कोई वो नहीं है, मतलब ये इनके पास में अधिकार प्राप्त है। संयोग से 1947 में देश का विभाजन हो गया, और विभाजन की त्रासदी के मद्देनजर और उसके विभाजन के चलते तमाम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में विस्थापित हुए। तो 1947 के बाद में रामपुर में भी कुछ पाकिस्तान में, जो आज का क्षेत्र पाकिस्तान है और उस समय हिंदुस्तान हुआ करता था, उधर से विस्थापित लोगों को रामपुर में भी बसाया गया। और 49 में रामपुर का विलय भारत के गणराज्य में हुआ, लेकिन आजादी 47 में आई, और 47 से 49 के बीच की अवधि में यहाँ के नवाबों ने उन विस्थापितों की मदद के लिए अपने दरिया दिली के खजाने खोल दिए, और तमाम ऐसी जगह, तमाम उनकी जो नवाबियत की संपत्तियां हुआ करती थी, उनको उन्होंने उन विस्थापितों की मदद के लिए दिया। और भारत सरकार के जो रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हुआ करते थे, उन रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के माध्यम से इस किले की दीवार के लगभग चारों तरफ उन विस्थापित परिवारों को एक जगह नगर पालिका परिषद रामपुर से सन 47 के बाद आवंटित की गई। मैं आपको इसकी
मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी बात होगी संवाद के ही माध्यम से होगी और टीम हमारी आएगी, टीम आएगी। हम अपने उच्चाधिकारियों को, हमारे कमिश्नर साहब भी आएंगे टीम के साथ में, डीएम साहब भी रहेंगे। तो उस टीम में जब वो आएंगे तो आपसे संवाद कराने की मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो पदाधिकारी एक टीम आप में बता देंगे, ये 4 या 5 लोग या 2 लोग जो भी हों, तो हम शामिल करते हुए भी हम वार्ता कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम तो यहाँ पे आए हैं जितने दिन और घर बना लें, हम उस घर को आने वाले रास्तों को, आने वाली जगहों को इतना खूबसूरत करके बनाए हम कि आने वाले उसी हम उनको वहीं रहते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। बहुत अच्छी अच्छी मेहराबें बनती हैं, चारों दोनों साइडों में मेहराबें बनी हुई हो, उसके पीछे दुकानें हो। आप देखिए चांदनी चौक उसमें चले जाइए, लाल किले में चले जाइए, लाल किले के अंदर पूरी मार्केट है, वहां पर कितनी खूबसूरती से उनको बना रखा है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आप इस अगर भाव के साथ बैठेंगे कि हमें इनको यहाँ रखते हुए अपने सौंदर्य को बढ़ाना है, हमें इनको यहाँ पर रखते हुए ऐसी खूबसूरती लाना है कि आने वाला मेहमान हमारा खुश होकर जाए कि क्या 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 शानदार जगह बनाई है। आप किसी को विस्थापित करके, किसी का घर उजाड़ कर किसी को खुश करने की बात अगर सोचते हैं तो मेरी समझ में यह है कि ये बहुत ही दुखद सोच है कि हम किसी का घर उजाड़ कर किसी को खुश करना चाहें, आने वाले को खुश करना चाहें। हम उस घर को इतना खूबसूरत बना दें, ऐसी मेहराबें बनाते हैं, ऐसी पेंटिंग्स करते हैं, ऐसी इन लोगों को मजबूर कर देंगे। आपको जो बाहर का डिजाइन है, आपको शायद मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि जब यहाँ पर रामपुर नवाब रहा करते थे तो नवाब साहब का ये आर्डर था कि घर की बाहर की जो रोड वाली साइड दुकान होंगी, घर होंगे, उन पे एक मेहराबों की जैसी शक्ल होती थी, वो बनाई जाएगी। कोई भी आदमी अपना घर बनाता था तो रोड साइड पर जो भी वॉल आती थी उसमें वही मेहराब हुआ करती थी जो वहां से प्रिस्क्राइब थी। वो पूरे शहर में वही मेहराबें अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चली जा रही है, सब खत्म हो गए, नए बन गए। लेकिन जब तक नवाब रहा है यहाँ पर, तब तक पूरी जितनी रोड्स थी, उनके रोड साइड में जितनी वॉल्स आती थी उन पर वही मेहराबें बनी होती थी। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, उन्होंने ये फार्मूला दिया कि इसको अच्छा करके बना ले। हमारा भी आपसे अनुरोध यही है कि इन लोगों को यहीं रख करके कोई अच्छी खूबसूरती, इनको मजबूर करते हैं कि नहीं तुम्हें अगर बनाना है तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। भले से सरकार ना बनाए, ये अपने पैसे से बनाए, कुछ भी करें, लेकिन हम बनाएंगे, वहीं रहकर उसको इतना खूबसूरत बनाते हैं। आप बाकायदा आर्किटेक्चर दे दें, कोई ऐसी चीज प्लानिंग दे दें कि आपको अपनी दुकानों के आगे ऐसे ऐसे करके करना है। किले के गेट पर कुछ दुकानदारों को विस्थापित करने का ये मामला नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। इस संबंध में आज हमारी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मीटिंग ईओ से हुई है और ईओ का चार्ज आजकल किन्हीं मजिस्ट्रेट अवनीश कुमार जी के पास है। उनसे हमारी विस्तृत वार्ता हुई है मीटिंग सभागार में नगर पालिका परिषद के, और उनका ये कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ योजना पर्यटन के विकास की दृष्टि से रजा लाइब्रेरी के क्षेत्र में किए जाने की सरकार की कोई मंशा है। हमने उनसे विस्तृत योजना, विस्तृत जानकारी और क्या परिकल्पना इस सौंदर्यीकरण की है उसकी जानकारी प्राप्त की है। उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इस क्रम में कोई केंद्र सरकार की टीम आने वाली है, उससे हमारी बात कराएंगे। जो भी इसमें आगे के लिए कार्य योजना बनेगी उसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल को हमें सम्मिलित रखेंगे। और साथ ही उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कोई भी बात जो है बिना व्यापारियों से सहमति उत्पन्न किए नहीं की जाएगी, कोई जोर दबाव या ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। हमारा भी उनसे ये आग्रह था कि आप टकराव की स्थिति न आने दें। ये सारे व्यापारी वैध भूमि के स्वामित्व के आधार पर वहाँ व्यापार कर रहे हैं। कोई भ्रम की स्थिति है तो हम भ्रम उनका स्पष्ट कर देंगे और इस बात का उन्हें प्रमाणिक जानकारी दे देंगे कि ये सब लोग
फ्री होल्ड स्वामित्व के आधार पर वहाँ पर बैठे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। इनके व्यापार को उजाड़ा न जाए, इनके व्यापार को, इनकी दुकानों को वहाँ से हटाया न जाए और इनको वहीं व्यापार करने दिया जाए। हाँ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई सौंदर्यीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव, कोई कार्य योजना हो तो हमें उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि हम चाहते हैं पर्यटन का विकास हो जाए उस क्षेत्र में, ताकि इनका व्यापार भी और ज़्यादा चमक दमक के साथ चल सके। ये तो आपने वो रिपोर्ट देखी और सुनी जो व्यापार मंडल और अधिकारियों के बीच में हुई बातचीत है। अब चूंकि प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट है, इसलिए इस जगह को सुंदर ज़रूर बनाया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण ज़रूर होगा। लेकिन रज़ा लाइब्रेरी का क्या इतिहास है, क्या गौरव है, क्या महत्व है, वो भी ज़रा। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी पूरी दुनिया के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में से एक है। इसमें बेशकीमती अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियाँ और कलाकृतियाँ मौजूद हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर के नवाब द्वारा बनाई गई किला परिसर में मौजूद ऐतिहासिक नवाबी हामिद मंजिल में स्थापित की गई थी। बेशकीमती किताबों के साथ इस इमारत का आर्किटेक्चर दुनिया की बेहतरीन कारीगरी का नमूना पेश करती है। जब बाहर से लोग रज़ा लाइब्रेरी में आते हैं और शोहरत के चलते यहाँ पर खींचे चले आते हैं, तो सैलानियों को लाइब्रेरी के अलावा लाइब्रेरी का भवन भी आकर्षित करता है। रामपुर रियासत के पहले नवाब फैजुल्ला खान ने दुर्लभ पांडुलिपियाँ तथा कलात्मक अवशेषों को संग्रहित किया था। दूसरे नवाबों ने भी इस संग्रह को बढ़ाते हुए इसको विकसित किया। नवाब कल्बे अली खां की साहित्यिक एवं कलात्मक रुचि में भी इस पुस्तकालय की मकबूलियत को पूरी दुनिया में बहुत बढ़ावा मिला। 1857 के बाद मुग़ल और अवध के बिखरे पुस्तकालयों में से नवाब साहब ने अपनी कोशिशों और कारिंदों के माध्यम से अमूल्य कलात्मक कलाकृतियाँ एवं पांडुलिपियों को ख़रीद कर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में सम्मिलित किया। अंतिम नवाब सर रज़ा अली ख़ां 1930 से, जिन्होंने 1949 तक यहाँ पर शासन किया था, जिन्हें कला एवं संगीत से गहरी दिलचस्पी थी, उन्होंने इस अद्भुत संग्रह को बहुत दिलचस्पी से बढ़ाया। वर्तमान समय में इस पुस्तकालय में 15,000 दुर्लभ पांडुलिपियाँ एवं 60,000 किताबें सुरक्षित करके संग्रह की गई हैं। इसके अलावा हज़ारों लघु चित्रों, इस्लामिक सुलेख के नमूनों, सदियों पुराने ज्योतिषी विद्या संबंधित उपकरणों एवं सैकड़ों कलात्मक कलाकृतियों से इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन है। इसका संचालन रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा होता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय होते हैं। इस पुस्तकालय में 1955 में जो पांडुलिपियाँ एवं लघु चित्रों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। हामिद मंजिल नाम के जिस भवन में ये लाइब्रेरी है, उसे 1905 में नवाब हामिद अली ख़ान ने अपना दरबार लगाने के लिए बनवाया था। इसलिए इस इमारत को इंडो यूरोपियन निर्माण शैली देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस इमारत के कई स्थानों पर सोने के पानी की नक्काशी की गई है। रज़ा लाइब्रेरी उच्च श्रेणी के शोध कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इस लाइब्रेरी में देश विदेश के विद्वान और स्कॉलर आकर रिसर्च करते हैं, जिनके रहने सहने और अन्य सुविधाएं देने के लिए लाइब्रेरी का प्रशासन सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रामपुर की कहानी इस रज़ा लाइब्रेरी के बगैर अधूरी है। जब कभी आप रामपुर आएं तो इस रज़ा लाइब्रेरी में जरूर आइएगा। नवाब हामिद अली खान ने इस इमारत की तामीर करवाई थी। इसे हामिद मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। मौजूद इल्मी अदबी बेशबहा किताबों के वजह से मशहूर है, दुनिया में ये मशहूर है। अहले इल्म इससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। नवाबीन रामपुर ने ये इल्मी तोहफ़ा हिंदुस्तानी समाज और हिंदुस्तानी मुआशरे को दिया है, जिससे इल्म की रोशनी दुनिया जहान में फैलती है और अहले इल्म दुनिया के गोशो कनार से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी रिसर्चेस मुकम्मल करते हैं। कौन कौन ख़ास लोग जो हमारे माशरे में आज के वक्त में है यहाँ आ चुके हैं? देखिए, यूँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तशरीफ़ लाए, अल्लामा शिबली नोमानी तशरीफ़ लाए, मौलाना हाली तशरीफ़ लाए, और भी बड़े बड़े लोग यहाँ आए जिन्होंने अपनी इल्मी तशनगी को भी दूर किया और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद ज़खायर पर काम करके अहले इल्म और रिसर्चर को वाकफियत पहुँचाई कि देखिए, इस लाइब्रेरी में
कैसे कैसे कीमती और बेशबहा कुतुब और नादिरात मौजूद हैं। जी। और गालिब की नजर में कहें तो गालिब इस शहर को, रामपुर को, दारुस सुरूर कहा करते थे। मतलब एक ऐसा शहर जहां आकर सुरूर सा चढ़ता है, मोहब्बत का, प्यार का, और उसमें रजा लाइब्रेरी का एक अहम रोल है। मोदी जी जब मंगोलिया गए थे तो यहाँ रखी हुई किसी किताब की कोई ओरिजिनल किताब की कोई कॉपी लेके वहां गए थे। जी हाँ, यहाँ रामपुर रजा लाइब्रेरी में ऐसे नादिरात भी हैं। जब हमारे मुल्क के वजीर आज़म कहीं सफ़र पर गए हैं तो वहाँ के लिए उन्होंने यहाँ से तोहफा इंतखाब किया और जामे-उत तवारीख़ के नाम से फ़ारसी ज़बान में 13वीं सदी की एक किताब है जो मंगोलों की तारीख़ है। इसके मुसन्निफ़ रशीदुद्दीन फजलुल्लाह हैं। ये बातस्वीर किताब है, इसमें बेशुमार तस्वीरें हैं और ये ऐसी अहम और नादिर किताब है जिससे मंगोलों की असल तारीख और वो का किताब इल्म मोदी होता जी है। ने जाके वहाँ उनके प्रेसिडेंट को तोहफे में जी दी। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। ईरान जब गए थे प्रधानमंत्री हमारे, तो वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, उनको भी कोई चीज तोहफे में दी थी, वो भी रजा लाइब्रेरी से जुड़ी है। रजा लाइब्रेरी से हमारे यहाँ एक खत्ते कूफी में कुरान करीम का नादिर मखतूता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मौला अली के हाथ का लिखा हुआ है और ये पार्चमेंट पर है। इसकी फैक्सीमेल कॉपी आपने तोहफतन वहाँ पेश की थी। खामनेई साहब। जी जी। कुछ और ऐसी ही चीज जो इस लाइब्रेरी से जुड़ी इस लाइब्रेरी में बहुत सारे मखतूतात हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मखतूतात, मैन्युस्क्रिप्ट्स। जी हाँ, पांडुलिपियां। पांडुलिपियाँ, मखतूतात और पांडुलिपियाँ ऐसी ऐसी किताबों की मौजूद हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, जैसे उर्दू, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, तुर्की, पश्तू और कुछ भोजपत्र पर भी चीज़ें यहाँ महफूज हैं जिन्हें अहले इल्म अपने काम में लाते हैं। इस तरह से मखतूतात के सिलसिले में रजा लाइब्रेरी सारी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। तो लाइब्रेरी के साथ आपका अपना पब्लिकेशन भी है? जी हाँ, लाइब्रेरी के साथ एक पब्लिकेशन भी है जो अब तक तकरीबन 200 टाइटल किताबें छाप चुका है। राहुल गांधी को लोग अभी तक सीरियस नहीं लिया करते थे। उनकी बहुत सी बातों को मजाक में उड़ाया जाता था, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसने सभी को गंभीर कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। बल्कि कहना तो यहाँ तक है लोगों का, जो फिलहाल नया कोरोना वेरिएंट आ रहा है, ये उस यात्रा को रोकने के लिए आ रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो लोगों की बात है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अब तक एक लंबी यात्रा करी है और लोगों को जोड़ा है, उसने एक इतिहास रचा है। दूसरे चरण में दाखिल हो गई है, अब वो यूपी में दाखिल हो चुकी है। यूपी के कई शहरों से होते हुए हरियाणा और पंजाब होकर के जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। जब वो यूपी में दाखिल हुई यहाँ पे, तो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, उन्होंने गर्मजोशी से भाई का स्वागत किया और कहा कि मेरा भाई बिका नहीं, झुका नहीं, अडानी और अंबानी उनको खरीद नहीं पाए, मेरे भाई को खरीद नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात कही है प्रियंका गांधी ने कि अडानी और अंबानी उनको खरीद नहीं पाए। तो इसकी तह में जाना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इसको खरीदने की कोशिश की थी, क्या राहुल गांधी को खरीदने की कोशिश की थी, क्या इस यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने कोई षड्यंत्र रचे थे। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो इतनी बड़ी बात कह दी कि अडानी और अंबानी मेरे भाई को खरीद नहीं पाए, इसके पीछे ज़रूर बड़ा राज छुपा है जो आज नहीं तो कल ज़रूर खुलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यात्रा का पहला फेज खत्म हो चुका है और फिलहाल ब्रेक है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने करीब 3000 किलोमीटर का सफर। दूसरा फेज शुरू होगा और इस फेज में राजनीति के लिहाज से कई अहम राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। अब जिन राज्यों की बारी है उनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। खैर, इस यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है और उम्मीद भी पाले है कि जिस तरह का जनसमर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में मिला है, वैसा ही जनसमर्थन आगे भी मिलेगा। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने के लिए विपक्षी दल के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें शामिल हैं अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को
भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए न्योता दिया गया है। इनके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश शर्मा को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी के द्वारा विपक्षी नेताओं को भेजे गए निमंत्रण से राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भेजे गए निमंत्रण पत्र पहुंच चुके हैं। जयंत चौधरी को अगर छोड़ दें तो किसी और दूसरे बड़े नेता की तरफ से राहुल की पदयात्रा में शामिल होने या नहीं शिरकत करने पर कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन सपा और बसपा दोनों के जा रहे हैं। राहुल की तरफ से मिले प्रस्ताव के बाद आरएलडी के जयंत चौधरी ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में जुड़ने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक राहुल की पदयात्रा में शामिल होने पर अंतिम फैसला अखिलेश यादव लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश से पहले जयंत चौधरी ने यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है, इससे ये बात तो साफ है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इस बात से ये भी जाहिर होता है कि सोमवार को दोपहर में जब पत्रकारों ने अखिलेश से झांसी में इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। नहीं, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। मायावती और बीएसपी को लेकर भी चर्चा गर्म है। सोमवार की शाम मायावती के दफ्तर में राहुल गांधी का आमंत्रण पत्र रिसीव हुआ, लेकिन फिलहाल बीएसपी ने इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। बीएसपी के अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि मायावती खुद इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी, लेकिन मायावती के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। ऐसे में सभी की निगाहें मायावती के ऊपर टिकी हैं। क्या राहुल के निमंत्रण पर वो इस पदयात्रा में शिरकत करेंगी या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।